नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग सावरकर शुरू करा था, जिसके तहत हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करा, जिसके में हमने बेसिक कंसेप्ट और थोड़ा-सा सावरकर के बारे में जानने की कोशिश करी। उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिटेल में जो फर्स्ट यूनिट है उसको कवर करने जा रहे हैं, और जो कि ये एक थिंकर सेंट्रिक पेपर है, यानी विचारों को केंद्र में रखकर हमें उसकी चीज़ें समझनी है, उसके फाउंडेशनल थॉट को समझना है, उसके एनालिसिस को समझना है, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके पूरे लाइफ इवेंट को समझें। उसके जन्म से लेकर उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में इस थिंकर का जन्म हुआ है, ठीक है? तो देखिए, अगर हम शुरुआती दौर पे देखें तो वीडी सावरकर का जो जन्म है वो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में होता है, और वो एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। शुरुआती शुरुआती समय में बहुत यंग एज में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उनके फादर और उनके भाइयों ने उनको पाला पोसा और शुरू से उसको इंस्पायर करा नेशनलिस्टिक थॉट को लेकर, या फिर जो राष्ट्र को लेकर जो चेतना है वो शुरुआत से ही डेवलप होना शुरू हो गया। दूसरा इसमें ये है कि जो वीडी सावरकर हैं, शुरुआत से ही जो भारतीय सभ्यता है उसमें जो रामायण है, महाभारत है, शिवाजी महाराज हैं, तो उनकी जो कहानियां हैं, किस्से हैं, गुरु गोविंद जी के जो कहानी और किस्से हैं, इन सब से वो रूबरू हुए, और उसके बाद धीरे धीरे एक चेतना डेवलप हुई, और ये चेतना ही उनकी जो रेवोल्यूशनरी थॉट है उसको जन्म देती है। फिर हम देखते हैं कि एक जो महाराष्ट्र में जो प्लेग आया था, यानी महामारी आई थी, तो उसमें उनके पिताजी भी चल बसे थे। तो बाकी उनका जो पालन पोषण हुआ है उनके भाइयों ने करा, जो कि आप देख सकते हैं, दो और भाई थे, ठीक है, नारायण दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। अब देखिए, जब भी हम थिंकर सेंट्रिक पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें जो इनका जो जीवन है, बहुत सारे बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से बताया गया इनके जीवन को, मगर इस लेक्चर में हम इनके जो जीवन है उनको तीन तीन श्रेणी या तीन कैटेगरी में हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो पहला जो कैटेगरी है, या फिर जो पहला पहला जो फेज है इनकी लाइफ का, जो फेजेस ऑफ सावरकर्स लाइफ है, वो हम देखते हैं कि पहला हम यूथ एंड एजुकेशन रखते हैं, कि इनका शुरुआती दौर में जो युवा अवस्था में क्या इनको एजुकेशन मिला, कैसे ये जो एक्टिविज्म है, यानी जो सक्रियता है, या जो राजनीति के बारे में इनकी पहली समझ कहाँ से शुरू होती है, और किस तरीके से ये राजनीतिक प्रदर्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड फेज हमने जो रखा है इस लेक्चर में, वो रखा है कि कैसे ये सेलुलर जो जेल की इनको सजा होती है, और कौन कौन से कंडीशन है जिनके तहत इनको रिलीज करा जाता है। फिर तीसरा जो फेज है हम ये देखते हैं कि क्योंकि इनको कुछ कंडीशंस पे ही बेल मिला था, मतलब जेल से बाहर आए थे ये 20 साल काटने के बाद, तो वो कंडीशंस के अंदर वो एक जगह पे रहते हुए इन्होंने कैसे एक हिंदुत्व का विचार सामने रखा अपना, या जो आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व है उन्होंने किस तरीके से ये डेवलप करा। तीन फेज आप लिख लीजिए अपनी बुक्स में, ठीक है, ओ सॉरी, नोटबुक में। अब देखिए, जो फर्स्ट फेज है उसमें हम ये देखते हैं कि जो सावरकर हैं, जो गांधी की तरह ही एक बैरिस्टर है, यानी जो उन्होंने कानूनी पढ़ाई पढ़ रखी है, लॉ की पढ़ाई कर रखी है। अब देखिए, जो सावरकर है, जो फर्स्ट फेज हमने रखा है वो रखा है 1910 में। अब देखिए, सावरकर जो है ना, वो क्या है, एक बैरिस्टर है जो कानूनी मामले के जानकार होते हैं, और एक तरह से लॉयर भी हम कह सकते हैं। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो उनके अंदर शुरू से ही भारत को लेकर, या फिर राष्ट्रवाद को लेकर शुरू से ही चेतना डेवलप हो रखी थी, या विकसित हो रखी थी, और वो चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले ब्रिटिश रूल से, जिसके लिए उन्होंने मराठी में और भी जो जो भाषाएं हैं उसमें उन्होंने पोयम लिखना और पब्लिश करना शुरू करा। फॉर्मेशन ऑफ मित्र मेला। अब देखिए, जो मित्र मेला है ना, वो इनके भाई और इन्होंने ये स्थापित करी थी 1899 में। और ये क्या है, ये एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी सोसाइटी। इस सोसाइटी का क्या नाम है, जो जितने भी युवा लोग हैं उनको राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, एक
सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा देना, क्रांति करना, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को सामने रखना, जिसके माध्यम से हम राष्ट्र को हम स्वतंत्रता दिला सकते हैं। और दूसरा क्या कि इन्होंने जितने भी कास्ट डिस्टिंक्शंस थे ना, ये इन्होंने मानना नहीं, ठीक है, सभी को रिजेक्ट करा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने खारिज करा। और दूसरा, जो भी कल्चरल सेंटिमेंट्स थे उनको दोबारा पुनरुत्थान करा। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ही जो 2 फेस्टिवल है, एक शिवाजी महाराज फेस्टिवल हो गया, गणपति विसर्जन हो गया, इन सबको दोबारा उत्सव को मनाना शुरू करा। अब देखिए इससे हुआ क्या कि जब लोग कल्चरली यानी जो रिलीजियसली या फिर धार्मिक रूप से जब लोग इकट्ठा होंगे तो उनके अंदर समझ बनाना या फिर अपनी बात को रखना बहुत आसान हो जाता है। कि देखिए आज के टाइम में तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास व्हाट्सएप है, तो आप मैसेज अपना कन्वे करते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये जो फेस्टिवल्स होते थे ना, ये एक मीडियम होता था कि लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसकी मदद से हुआ क्या, राष्ट्रवाद को एक आगे बढ़ावा मिला इन जो कल्चरल जो फेस्टिवल्स थे। अब देखिए एजुकेशन देखिए तो हम देखते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अपना दाखिला लिया, ठीक है। और ये मैज़ीनी से बहुत इंस्पायर्ड है। देखिए जो मैज़ीनी है वो एक इटालियन क्रांतिकारी है, ठीक है। उसकी उससे बहुत इंस्पायर थे ये। तो उनकी उनकी एक बुक भी लिखी इन्होंने मराठी में, मैज़ीनी चरित्र, ठीक है। और ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है, जो मित्र मेला इन्होंने बनाया था, ये आगे जाके यही अभिनव भारत सोसाइटी बनती है। जितने भी बुक्स के नाम है, जैसे ये हो गया आपका मैज़ीनी चरित्र और अभिनव भारत, ये सब एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि लाइफ ऑफ बैरिस्टर बाय चित्रगुप्ता, ये भी इन्हीं की बुक है। चित्रगुप्त इन्होंने एक नाम रखा अपना, ठीक है। लाइफ ऑफ बैरिस्टर ये भी इनकी बुक है। मित्र मेला से ये जुड़े हुए, तो ये सब भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो जो पहला जो फेज है जो कि 1910 तक हमने रखा है, तो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने ये चीजें करी, ठीक है, कि मित्र मेला से जुड़े, अभिनव भारत, ये मैज़ीनी के राइटिंग से बहुत इंस्पायर थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1905 में ये स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़ते हैं, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। और इस आंदोलन में था क्या, जितना भी जो ब्रिटिश का जो फिनिश गुड था या जो बाहरी सामान था उसकी अवहेलना करी गई, उसका बहिष्कार करा गया, उसको जला दिया गया। तो इस आंदोलन से ये जुड़े, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से, जिसके लिए इनको कॉलेज से थोड़ी बहुत जो फाइन लगा, बट बाल गंगाधर तिलक ने बाकी सारा संभाल लिया, क्योंकि वो भी एक फाउंडर थे फर्ग्यूसन कॉलेज के। फिर हम देखते हैं कि ये आगे आगे की पढ़ाई करने के लिए इनको स्कॉलरशिप मिली। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो स्कॉलरशिप थी इनको मिली, जो कि इनका जो रिकमेंडेशन लेटर था वो तिलक ने लिखा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। 1906 में ये लंदन जाते हैं और ग्रेज इन जो कॉलेज है उसमें ये इनरोल्ड होते हैं और लॉ की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि ये बैरिस्टर है। अब ये जब इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो ये रहते कहाँ हैं, ये इंडियन हाउस में रहते हैं। अब देखिए इंडियन हाउस, जो भारत की जो अमीर लोग थे जो इंग्लैंड में रहते थे, तो उन्होंने एक अपना एक हाउस बना रखा था, एक क्लब बना रखा था, एक हब बना रखा था। किसके लिए, जो भी भारत के क्रांतिकारी लोग हैं उनके लिए। ये है देखिए यहाँ पे, ये जो इंडिया हाउस भी बोलते हैं कई बार इसे, इंडियन हाउस भी। तो यहाँ पे ये रहे इन्होंने, बाकी जो क्रांतिकारी थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई वहां पर। फिर उसके बाद ये फ्री इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश करते हैं, किसके लिए, भारत की आज़ादी के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं अगर हम संगठित होके काम करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो आप सब देखोगे कि ये जो आज़ादी के टाइम पे बहुत सारे लोग संगठन बना के काम कर रहे थे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आज़ादी नहीं दिला सकता था। संगठन के तौर पे अगर हम काम करेंगे तभी भारत को आज़ादी मिल सकती। तो ये बात सभी को क्लियर थी, जितने भी लीडर्स थे उस टाइम पे,
जो इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी में करा क्या, इन्होंने डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करा, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करा, और भी जो इंडियन फेस्टिवल्स थे, जो इंडियन फेस्टिवल्स थे, क्योंकि फेस्टिवल्स भारत के जो त्योहार हैं उसके माध्यम से हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। कई बार बोला जाता है ना कि भारत के अंदर बहुत सारे त्योहार है, त्योहारों का देश है, फेस्टिवल, तो उसके माध्यम से हम लोग सबको कर सकते हैं। तो वो बात उनको क्लियर थी। अब हम बात करते हैं सावरकर के जो एक इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट उसके बारे में, कि जो 1857 का जो विद्रोह था, जिसका मैंने बताया शुरू पहले लेक्चर में कि इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव थे समझने के आज के टाइम में अभी हमारे पास, मगर शुरुआती दौर पे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव थे, और केवल जो पर्सपेक्टिव जो डोमिनेंट था वो था ब्रिटिशर्स का, कि ब्रिटिशर्स जो बता रहे थे कि एक रिवॉल्ट है, एक सिपाही म्यूटिनी था, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो उस नरेटिव को काउंटर करने के लिए जो 1907 में 1907 में 50वीं वर्षगांठ के दौरान जो सावरकर क्या करते हैं, एक नाटक को मंचित करते हैं, और नाटक को मंचित करते समय वो ये बात बोलते हैं कि इस एक्ट को, या फिर जो ये जो इंसिडेंट है, इसको हमें इंडियन रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए। ये जो इंडियन रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ये की है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इस नाटक में हुआ क्या, जितने भी हमारे जो लीडर्स थे, जो नेता थे, जो जो शहीद थे, जो राष्ट्रीय नायक थे, जो नेशनल हीरोज थे, उन सबको सेलिब्रेट करा गया, उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे, जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये केवल एक विद्रोह है और ये कोई इतना बड़ा एक्ट नहीं था, उसको काउंटर करा गया। और यहीं से अगर हम ध्यान से समझे, इसी इंसिडेंट से, इसी चीज से सावरकर जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं और दोबारा से सोचते हैं कि हम हिस्ट्री लिखें, किसकी, 1857 की। तो जब सावरकर जब इस इंसिडेंट को, इस घटना को लिखते हैं, तो ये बोलते हैं कि इट इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये इनकी बुक भी है, प्लीज इस सब इनको जरूर आप लिख लीजिए बुक्स को, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये कंप्लीट करते हैं 1907 में इस बुक को, और पब्लिश करते हैं 1909 में। अब देखिए 1909 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंद स्वराज भी इसी टाइम पे आ रही है, ठीक है। तो ये कंटेम्पररी ही है। अगर आप हिंद स्वराज में देखेंगे तो उसमें भी कन्वर्सेशन ही है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट को सावरकर यहाँ पे एक नया स्वरूप दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इट इज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है। और ये नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, इसी नरेटिव से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। फिर उसके बाद जो लेटर हम देखते हैं कि इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, ये अरेस्ट होते हैं। चार्जेस क्या लगते हैं, देशद्रोह का या राजद्रोह का जो चार्ज लगता है, ठीक है। किस लिए लगता है, क्योंकि इनकी सारी जो गतिविधियां थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उससे जो अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत थे, कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर थे। क्योंकि देखिए उस समय जो इनकी राइटिंग थी, प्लीज इस चीज को नोट कर लेना, इनकी जो राइटिंग थी बहुत पावरफुल थी। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते एक तरह से रेवोल्यूशनलाइज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो राइटिंग है ना सावरकर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, उस कंटेक्स्ट में, ठीक है। जब भी आप सावरकर की राइटिंग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अब बहुत ही आपका जो माइंड है बहुत रेवोल्यूशनलाइज हो जाएगा आपका माइंड, कि मतलब आप क्रांतिकारी की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे। और ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट इनकी राइटिंग मानी जाती थी, और बहुत सारे लोग इनकी राइटिंग से इंस्पायर हुए, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सामने आए। फिर इनको 25 साल की सजा दे दी गई सेल्युलर जेल में, जो अंडमान में है, वहां पे ये रहे। ये जितनी भी एक्टिविटीज थी ये 1910 से पहले की इनकी सारी एक्टिविटीज थी, जो कि हमने ये 2 स्लाइड्स में देखा। किस तरीके से इन्होंने संगठन बनाया, किस तरीके से सोसाइटी फॉर्म करी, क्या अर्ली एजुकेशन किस तरीके से एक्सेस करा। अब हम आते हैं इनके सेकंड फेज पे, जो कि इनका इम्प्रिजनमेंट हो गया है और कंडीशनल रिलीज इनको जो मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया 1911 में। इनको
भारत लाया गया, ठीक है, 50 साल की सजा सुना दी गई। कहाँ पे रखा गया? काला पानी की सजा दी, सेलुलर जेल अंडमान में, ठीक है। क्या कर दिया गया कि एक पूरी तरीके से एकांतवास दे दिया गया है, और बहुत तरीके की शारीरिक मानसिक यातनाएं इनको टॉर्चर करा गया, एक मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर इनके ऊपर करा गया। और साथ ही साथ इनके भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, उसी सेलुलर जेल में। अब हम दूसरी तरफ इनका शिफ्ट करते हैं कि दूसरी तरफ जो एज अ सोशल रिफॉर्मर ये किस तरीके के इनके आइडियाज थे, किस तरीके के इनके विचार थे। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा था मित्र मेला में, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ये एक तरह से एकदम एकदम पटल पे थे कि हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जो हिंदुओं के अंदर है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को लेकर ये पूरी तरीके से अगेंस्ट थे, ठीक है। जिसके लिए हम देखते हैं कि जो जितना भी भेदभाव है उसको दूर करने के लिए एक रत्नागिरी हिंदू सभा का आयोजन करते हैं, ठीक है, जनवरी 1924 में, जिसमें हम जो हिंदुओं के जो लोकल इंटरेस्ट हैं और क्या क्या सुधार कर सकते हैं उन सब पे चर्चा करना, बात रखना और उसके लिए कार्य करना इत्यादि इस सभा के अंदर किया जाता था। अब देखिए, जो इनका जो इंटरेक्शन है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा कि ये बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे मिलते रहे। गांधी से इनका कन्वर्सेशन है, केशव बलिराम हेडगेवार से इनका कन्वर्सेशन है, जो आरएसएस के संस्थापक थे। अब देखिए, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है ना, अपील्स फॉर रिलीज, देखिए जो यहाँ पे क्या है कि जो सावरकर है, जो मैंने बताया कि बैरिस्टर हैं, तो बैरिस्टर क्या होते हैं कि बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, यानी कई बार होता है गांधी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो लेटर पे लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने भी कई बार लेटर लिखा है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, और मर्सी पिटीशंस लिखे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कई बार यही इसी पॉइंट को पकड़ के जो जिनके भी जो भी चाहते हैं अपने इस चीज को पॉलिटिकल इशू बनाना, वो इस पॉइंट पे बनाते हैं कि जो सावरकर हैं उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज थी, अपनी जितनी भी क्रांतिकारी जो उन्होंने कार्य करे उनके लिए। मगर यहाँ पे ये समझना है कि देखिए कि नो डाउट अगर किसी को ये वाला पॉइंट लेके चलना है कि हाँ उन्होंने माफीनामा लिखा अंग्रेजों को, तो वो रख सकता है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि देखिए, जो इंग्लिश भाषा है जो बोलने और लिखने में अलग है। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आई बैग, जो बैग वर्ड है उस समय जो 1924 में जो इसका मीनिंग है, वो एक फॉर्मल लेटर या फॉर्मल इंग्लिश के तौर पे यूज कर रहता है। अब उसी पॉइंट को लेकर बहुत सारे जो जो भी जिनका हित है वो ये बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने माफीनामा लिखा। जो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये समझना होगा कि जो पैटर्न है, जो फॉर्मल लेटर लिखने का है, वो तरीका ही है आई बैग टू से दैट, कि ये वाला जो सेंटेंस है। तो इसको लेकर कई बार इनकी जो क्रिटिसिज्म होता है कि ये इन्होंने मर्सी पिटिशन, मगर हमें ये ध्यान रखना है कि ये बैरिस्टर है, एक लॉयर है, और लॉयर उस चीज को जानता है किस तरीके से कानून के माध्यम से वो अपना काम करा सके। फिर इनको जो बेल मिलती है, जो जनवरी 1924 में इनको बेल मिलती है, तो दो कंडीशंस में मिलती है। 14 साल की यातना काटने के बाद जो इनके ऊपर टॉर्चर हुआ, जो मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल जो टॉर्चर हुआ, दो कंडीशंस पे लीव जो बेल मिलती है। वो पहला जो कंडीशन है कि ये क्या रत्नागिरी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। दूसरा क्या है, जितनी भी राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं उनमें से किसी में भी भाग नहीं लेंगे, किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करेंगे नेशनल एक्टिविटीज में। इन दो कंडीशंस पे इनको बेल मिला, ठीक है, 14 साल की सजा के बाद, जो काला पानी की सजा होती है। अब देखिए, जो दो कंडीशंस पे बेल मिली, तो अब लाइफ इन रत्नागिरी की रिलीज के बाद कैसी लाइफ है। तो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने ये जो सभा थी, रत्नागिरी हिंदू सभा, ये आयोजन करा। इसका
इसका गठन करा। फिर उसके बाद जितना भी सोशल कल्चरल रिफॉर्म है उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया कि इस समाज को और कैसे बेहतर करा जा सकता है, जो हिंदू समाज है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी के दौरान हम देखते हैं कि इन्होंने कास्ट रिफॉर्म्स की बात करी। जो लैंग्वेज पे जो इनका जो क्वेश्चन है या जो लैंग्वेज पे इनका जो व्यू है वो इसी फेज में आता है, ठीक है, जो कि हमारे को एक यूनिट के अंदर हम सभी को पढ़ना भी है अगर आप ध्यान देंगे तो। ये रहा सावरकर एंड लैंग्वेज क्वेश्चन इन इंडिया। फिर इनका जो जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। इसको भी हमें पढ़ना है, जो आगे एक यूनिट है, पूरी पर्टिकुलर यूनिट इसको डेडिकेटेड है जो 1923 में। तो ये सभी जो बुक्स हैं और यही इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो उनमें से एक ये भी है। अब जो इनकी जो थर्ड फेज है लाइफ की उसमें हम देखते हैं कि कैसे ये एक आइडियलॉग के तौर पे उभरते हैं कि जो हिंदुत्वता के जो विचार है, जो हिंदुत्वता का जो सोच है उसको सामने रखते हैं। अब जैसे कि ये बैरिस्टर थे, जैसे तैसे इन्होंने जो लेटर लिखे या फिर जिस तरीके से इन्होंने मैनेज करा, फिर उसके बाद ये 1937 में ये बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। और बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद इन्होंने शिवाजी सदन नाम से एक एक पॉलिटिकल बेस बनाना शुरू करा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिवाजी सदन। और जहाँ पे इनको एक तरह से प्रसिद्धि हासिल हुई, थोड़ा सा फेम यहाँ पे इनको इनको मिलता है कि ये कैसे एक क्रांतिकारी और हिंदुओं की हितों को सामने रखने वाले नेता के रूप में ये सामने आते हैं। फिर उसके बाद ये हिंदू महासभा के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, 1937 से 42 तक, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हिंदू महासभा, ठीक है। और जो इनका जो कॉज है, यानी जो इन्होंने आइडिया रखा, जो सामने रखा, विचार जो रखा, वो रखा अखंड हिंदू भारत, ठीक है। आज भी हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड हिंदू भारत का जो विचार है और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए ये इन्होंने मुद्दे और इनका प्रचार करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही हो कि ये जो 1937 के बाद ऐसा क्या होता जा रहा है कि पहले तो इनको दो ही कंडीशन थी कि ये रत्नागिरी नहीं। तो यहाँ पे ये भी है कि देखिए यहाँ पे ये बैरिस्टर हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज यहाँ पे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। और इन्होंने इनको जो अंग्रेज हैं वो कुछ कंडीशंस दे रहे थे कि आप ये चीजें नहीं करना। ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे थे उस चीजों को, क्योंकि एक लॉयर का दिमाग था, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे थे। ये गांधी का क्रिटिसिज्म भी ये सामने रखते हैं, ठीक है, कि गांधी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, उसके माध्यम से नहीं मिलेगा हमें आज़ादी। तो ये कई बार गांधी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये फेज जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे वैसे ये धीरे धीरे दोबारा पुनः खुलते जा रहे हैं अपने जो राजनीति को लेकर या फिर अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को लेकर। मगर यहाँ पे ये डायरेक्ट तरीके से प्रत्यक्ष तौर पे सामने नहीं आ रहे, बल्कि राइटिंग्स के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से सामने आ रहे हैं, जो लास्ट फेज है। फिर उसके बाद हम इनका स्वरूप जो देखते हैं कि जो लीडरशिप के तौर पे, देखिए ये बात तो क्लियर कर लीजिए, ये हिंदू राइट, हिंदू इंटरेस्ट, इस सब को लेकर ये सबसे आगे हैं, ठीक है। तो ये नेशन की इंडिपेंडेंस को चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्र आजाद हो। और वहीं पे ये हिंदू जो राइट है और हिंदू इंटरेस्ट है उसको सुपीरियर रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हिंदू को ऐसा मेजोरिटी के तौर पे सामने प्रस्तुत करते हैं, और जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, उनको वो द्वैम दर्जा या फिर जो सेकेंडरी स्टेज है वो दे। अब देखिए साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, जिन्ना, गांधी और इंडियन कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की जितनी भी डिमांड्स थी उनको मांगने के लिए और उसको अपोज करने के लिए। के बाद एक अलायंस को ये प्रमोट करते हैं, पैन हिंदू बुद्धिस्ट अलायंस, जिसके माध्यम से ये जो पैन इस्लामिक मूवमेंट्स है और जिसके सपोर्टिंग में जिन्ना है, उसको काबू में करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए ये पैन हिंदू बुद्धिस्ट अलायंस को सामने रखते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1942 में, ठीक है, एक अखंड हिंदुस्तान मूवमेंट्स को शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो शुरुआत थी, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया को रोकने के लिए, उसको रिसिस्ट करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए शुरू हुआ था। फिर
दूसरी स्टेज में हम देखते हैं कि ये 42 में एक तरह से ये थक गए थे, इनकी सेहत इनका साथ नहीं दे रही थी उस समय। तो ये जो हिंदू महासभा का जो प्रेसिडेंट पद है उससे ये इस्तीफा देते हैं, ठीक है। फिर मगर इन्होंने हिंदू के हित में काम करना नहीं छोड़ा, उनके लिए लिखना वो जारी रखा। के बाद देखते हैं, अगर हम पॉलिटिकल प्रपोजल की बात करें तो देखिए इन्होंने जो क्रिप्स मिशन था, जो क्रिप्स प्रपोजल था और जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें भी पार्टिसिपेट करा। जो वाद विवाद चल रहे थे, जो विचार विमर्श चल रहे थे उस समय, उसमें इन्होंने भाग लिया, ठीक है। जो पॉलिटिकल प्रेजेंस अगर आप देखो तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें ये सक्रिय थे। फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी है इनके साथ, ठीक है। कंट्रोवर्सी कैसी कि एक तरीके से जो विवाद है वो क्या है, गांधी की हत्या को लेकर, जो कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करी थी। और ये बोला जाता है कि जो नाथूराम गोडसे हैं वो क्या है, एक सावरकरवादी थे। तो अगर आप ध्यान से, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि जब जो ट्रायल चल रहा था तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे सावरकर भी हैं। तो जो नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या करी थी, तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे, तो ये सावरकर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ट्रायल चल रहा था। मगर फिर जब इनके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया तो 4 फरवरी 1948 में जो इनको अरेस्ट करा गया था उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। जो ट्रायल होने के बाद इनको छोड़ दिया गया। फिर उनके लेटर ईयर्स में क्या है, ये नेशनलिज्म पे लेक्चर देना शुरू कर, मतलब एक तरह से एक 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 तरह से मार्गदर्शक के रूप में सामने आए। अगर आप ध्यान से देखें, इंडिया के पास्ट को लेकर, इनका हिस्ट्री को लेकर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी कि इन्होंने किस तरीके से भारत के इतिहास पे काम करा, ठीक है। उन्होंने जो ध्यान रखा वो ये कि जो शहीदों के लिए कोई एक नींव स्थल होनी चाहिए, जो फाउंडेशन फॉर मार्टर्स होने की बात इन्होंने कही कि जो हमारे जो शहीद हैं उनके लिए कोई एक जगह होनी चाहिए जहां पे हम उनको याद कर सकें। और जो 1857 में जो 100वीं शताब्दी थी, याद करिएगा, जो 50वीं शताब्दी में भी इन्होंने भाग लिया था और जो 100वीं शताब्दी थी वहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से भाग लिया, समारोह में भाग लिया। और एक तरह से जो सेंचुरी थी, जो जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि ये जो 1857 का जो विद्रोह है, ये विद्रोह नहीं है, ये बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, तो उसमें उन्होंने भाग लिया। 1960 में इनकी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, ठीक है। और 1966 में जब ये 83 साल के हो गए थे तो इनका निधन हो गया। तो ये थे हमारे वीडी सावरकर। यानी अगर हमने शुरू से देखा तो देखिए, हर थिंकर, ऐसा कोई थिंकर नहीं है जो एक तरह से पूर्ण रूप से एकदम विवादों से मुक्त हो, ठीक है। मगर हमें उस विवाद में नहीं पड़ते हुए हमें ये देखना चाहिए कि आज के समाज में हम इनकी क्या क्या बातों को रख सकते हैं, इनके टाइम फ्रेम को हमें समझना चाहिए, जो कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, इनकी जो राइटिंग है ना बहुत पावरफुल है। आप उसको अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप भी एक तरह से रेवोल्यूशनराइज हो जाएंगे या फिर क्रांतिकारी हो जाएंगे। उस समय राइटिंग्स के बहुत महत्व था, क्योंकि भारत का इतिहास के बारे में आपको पता होगा कि अंग्रेज लिख रहे थे। वो अंग्रेज इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे कि इट इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, कि यहाँ पे जो ये बहुत आदिम लोग हैं, बहुत अ, आदिम तरीके से रहते, तो वहां पे उस समय भारत के बारे में लिखना या फिर उस भारत की व्याख्या करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इनकी राइटिंग से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अ, अ, जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भाग लिया। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट रखनी है कि ये हिंदू हितों को, हिंदू राष्ट्र को, ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत है, इस इनका जो इनके लिए ये सबसे पहले है। भारत कम फर्स्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें, भारत, हिंदू, ये सबसे पहले आता है। यहाँ की संस्कृति सबसे पहले आती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो इनके जो थॉट है वो एकदम क्लियर है भारत को लेकर, कि भारत ही इस दुनिया की सबसे प्रथम सभ्यता है और वही मात्र सभ्यता है जिसने सभी को आकार दिया है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। आगे जब हम इनके और थॉट्स को पढ़ेंगे, अभी और लेक्चर है फर्स्ट यूनिट में, तो
हम जानेंगे कि इनका जो राइटिंग्स है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वो क्या था। ठीक है, तो आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? आपके कोई क्वेश्चंस है, आपके कोई कमेंट है, सजेशन है, तो आप वो लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।